नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल अमेरिका में एक ऐसा देश है जिसकी कहानी किसी साउथ की गैंगस्टर मूवी से कम नहीं है। इस देश के बच्चे स्कूल तक जाने से डरते थे क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलते उन्हें गैंग में रिक्रूट कर लिया जाता। एक ऐसा देश जहां पर लोग अपनी जॉब पर जाने से भी घबराते थे। या ऐसा देश जहां रोज स्मॉल बिजनेस वाले एक्सटॉर्शन का शिकार थे। यहाँ पॉलिटिशियंस तो छोड़िए, देश के प्रेसिडेंट तक को गैंग लीडर्स के सामने झुकना पड़ता था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और करीम लाला जैसे गैंगस्टर्स इस देश के गैंग लीडर्स के सामने कुछ भी नहीं थे। इस देश को होमिसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था। साल 2015 में इस देश का होमिसाइड रेट करीब 106 पर 1 लाख पीपल था, जिसके बाद इस कंट्री को मोस्ट डेंजरस कंट्रीज ऑन अर्थ में से एक माना जाता था। फिर तारीख आई 26 मार्च 2022, जब केवल 72 घंटों के स्पैन में 87 सिटीजन्स का मर्डर हुआ। और ये मर्डर्स नई गवर्नमेंट को एज अ वार्निंग देने के लिए गैंगस्टर्स ने किए थे। पर इस एक इंसिडेंट से सब बदल गया। अब किसी साउथ इंडियन मूवी की तरह ही कहानी में एंट्री होती है हीरो की, यानी इस देश के प्रेसिडेंट की, जिसने इस देश की काया पलट करके रख दी। माना जाता है कि एक बार यही प्रेसिडेंट गैंग्स को खत्म करने की मांग को लेकर देश की संसद में आर्म्ड सोल्जर्स के साथ घुस गया था। वो प्रेसिडेंट जिसने अपने देश के 2% अडल्ट सिटीजन्स को सीधा जेल भेज दिया। 76,000 से भी ज्यादा लोग जेल में कैद थे। और इस मूव से वो प्रेसिडेंट देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। आपने इस देश के बारे में तो बहुत कुछ जान दिया, लेकिन आप इस देश का नाम नहीं जानते। तो इस देश का नाम है एल सैल्वाडोर, जिसके प्रेसिडेंट है नाइब बुकेले। अब सवाल ये है कि एल सैल्वाडोर में ये खतरनाक गैंग्स आई कहां से? कौन है नाइब बुकेले, जिसका नाम सुनते ही गैंग्स थर-थर कांपने लगे? बुकेले ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ 2 सालों में ही इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली और आज उन्हें कूलेस्ट डिक्टेटर कहा जाता है? वो कौन सी पॉलिसीज है जिनकी बदौलत एल सैल्वाडोर में जो मर्डर रेट साल 2015 में 106 था, वो साल 2024 में 2.4 पर 1 लाख पीपल कैसे हो गया? और क्या इंडिया में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसने इंडिया मोस्ट डेंजरस स्टेट को गैंगस्टर फ्री बना दिया? चलिए बताते हैं। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। पॉलिसीज को समझने से पहले हमें एल सैल्वाडोर कंट्री और उसके गैंग कल्चर के बारे में जानना जरूरी है। एल सैल्वाडोर सेंट्रल अमेरिकन रीजन में पड़ता है। इस देश की पॉपुलेशन करीब 65 लाख है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। अब बात करते हैं एल सैल्वाडोर की गैंग हिस्ट्री के बारे में। 1979 से 1992 तक सैल्वाडोरन सिविल वॉर चला, जिसमें 80,000 सोल्जर्स और सिविलियंस की जान चली गई। पूरे वॉर के दौरान बच्चों को मिलिट्री रन गवर्नमेंट और द गुरिल्ला ग्रुप फाराबुंडो मार्टी नेशनल लिबरेशन फ्रंट FMLN के द्वारा एज अ सोल्जर रिक्रूट किया गया। वहीं दूसरी तरफ देश की लगभग आधी आबादी हिंसा और गरीबी के चलते भाग गई। ऐसे में हजारों सैल्वाडोरन्स लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में रिलोकेट हो गए और जो लोग LA रिलोकेट हुए वो गैंग वायलेंस में इन्वॉल्व हो गए। फिर आया साल 1996, जब यूएस ने इलीगल इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड इमिग्रेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट पास कर दिया। और इस एक्ट की बदौलत होगा ये कि जो इमिग्रेंट्स 1980s के अराउंड कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस आए थे, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो चाहे ना हो, अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस एक्ट के लागू होते ही हजारों सैल्वाडोरन्स को LA से डिपोर्ट कर वापस एल सैल्वाडोर भेज दिया गया। आप समझे? यानी गैंग सच एज मैरा सैल्वाट्रूचा AKA MS-13 और बारियो 80 जो LA में बनी थी, वही गैंग मेंबर्स इस डेपोटेशन के चक्कर में एल सैल्वाडोर पहुंच गए। बस फिर क्या था, धीरे धीरे इन गैंग्स के लोगों ने और गैंग्स बनाने स्टार्ट कर दिए। देखते ही देखते जो 4000 डेपोटीज आए थे वो अब एल सैल्वाडोर की 14 स्टेट्स में 60,000 गैंग मेंबर्स में तब्दील हो चुके थे। समय बीतता गया और किसी ने भी इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा। फिर आया साल 2003, जब गवर्नमेंट ने कुछ हार्ड लाइन मेजर्स लिए और गैंग्स को दबाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ? बैड पॉलिसीज की वजह से गैंग मेंबर्स और मर्डर्स का नंबर घटने की जगह और ज्यादा बढ़ने लगा। एक्सटॉर्शन, मर्डर, गैंग वॉर के केसेस भी बढ़े। नौबत ये आ गई कि साल 2009 में एल सैल्वाडोर का मर्डर रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो द रेट। द रेट वाज 71 होमिसाइड्स पर 1 लाख पीपल। और साल 2015 तक यही नंबर 71 से बढ़कर 106 होमिसाइड्स पर 1 लाख पीपल तक पहुंच गया था। यानी 972 लोगों में से एक का मर्डर हो जाता था। तो दोस्तों जरा इस टेबल को देखते हैं। 2015 में जो मर्डर रेट 106 था, वो 2023 में 2.4, यानी इतना कम कैसे हुआ? इसकी वजह है एल सैल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुकेले।
नायब बुकेले की सक्सेस स्टोरी गैंग्स को डिफीट करने की नहीं है, बल्कि बुकेले की पावर की है। अब जानते हैं कौन है नायब बुकेले और क्या हुआ था 25 मार्च 2022 को, जिसके कारण एल सल्वाडोर में गैंग्स का वर्चस्व ना के बराबर हो गया। तो आइए जानते हैं। नायब बुकेले का जन्म 24 जुलाई 1981 को एल सल्वाडोर की कैपिटल सैन सल्वाडोर में हुआ था। बुकेले ने अपनी लॉ की डिग्री सेंट्रल अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ली, जिसके बाद उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब आपको सीधा लिए चलते हैं बुकेले के पॉलिटिकल करियर पर। साल 2012 में नायब ने अपना पहला इलेक्शन FMLN पार्टी के टिकट पर एज अ मेयर कैंडिडेट लड़ा और इलेक्शन जीता। लेकिन जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि पॉलिटिकल लाइफ में तो कंट्रोवर्सीज होती ही रहती है ना? तो नायब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नायब बुकेले और उनकी पार्टी FMLN के बीच रिलेशन खराब हुआ, जिसके बाद 2017 में FMLN ने उन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया। इसके बाद नायब ने न्यू आइडियाज नाम से नई पार्टी बनाई। उनकी नजर 2019 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर थी, लेकिन FMLN और अरीना ने बुकेले की पार्टी को अपोज किया, जिसके बाद बुकेले ने डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी ज्वाइन की। लेकिन वहां भी एक दिक्कत थी, और दिक्कत ये थी कि जुलाई 2018 में डेमोक्रेटिक चेंज को बंद करना पड़ा, और वजह सामने आई कि पार्टी 2015 के मेयर इलेक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स भी नहीं ला सकी थी, और यही वजह थी कि उनकी पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं लड़ पाई। इसके बाद बुकेले ने फाइनली ग्रैंड अलायंस फॉर नेशनल यूनिटी GANA को ज्वाइन किया। एल सल्वाडोर के लिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने और 2019 में 53% की भारी मेजॉरिटी के साथ एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बन गए। तो जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि नायब बुकेले की सक्सेस स्टोरी गैंग्स को डिफीट करने की नहीं, बल्कि उनकी पावर की है। इसका एक एग्जाम्पल फरवरी 2020 में सामने आया, जब संसद में एक आपातकालीन सत्र बुलाया गया एक सिक्योरिटी लोन के लिए। दरअसल बुकेले यूएस से एल सल्वाडोर की पब्लिक सिक्योरिटी और डिफेंस ऑपरेशंस के लिए 109 मिलियन का लोन ले रहे थे, लेकिन FMLN और अरीना पार्टी के मेंबर्स ने इस लोन को अपोज किया, जिसके बाद अगले सत्र यानी 9 फरवरी 2022 को लोन अप्रूव कराने के लिए बुकेले ने राइफल के साथ सोल्जर्स को पार्लियामेंट में बुला लिया था। सोचिए, बंदूक की नोक पर, और वो भी देश के पार्लियामेंट में। इस इंसिडेंट को आज भी एल सल्वाडोर में 9F से याद रखा जाता है, क्योंकि उस दिन की तारीख थी 9 फरवरी। अब वो तारीख आई जिसने एल सल्वाडोर को बदल कर रख दिया, क्योंकि इस दिन जो हुआ उसने एल सल्वाडोर देश में इमरजेंसी लगवा दी थी। तारीख थी 26 मार्च 2022। उस दिन एल सल्वाडोर देश की सबसे बड़ी हेडलाइन थी कि एक दिन में करीब 62 लोगों का मर्डर हुआ था, एंड विद इन 72 आवर स्पैन कुल 87 लोगों की हत्या हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद एल सल्वाडोर वर्ल्ड की सबसे डेंजरस कंट्री बन गया था। ये कोई गैंग वॉर नहीं था। इस मास किलिंग में 18 साल के बच्चों से लेकर 66 साल के बूढ़े लोगों तक सब थे, और इसी इंसिडेंट ने पूरे देश और नायब बुकेले को झिंझोड़ कर रख दिया। इसके तुरंत बाद 27 मार्च की सुबह नायब ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हटा दिए गए, इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एक्सेस टू लीगल काउंसिल एटसेट्रा। एल सल्वाडोर की पुलिस और मिलिट्री को बिना वारंट अरेस्ट करने की खुली छूट दी गई। क्रिमिनल्स को लॉयर्स तक एक्सेस नहीं दिया गया। पहले ही दिन कुल 8000 लोग अरेस्ट किए गए, और 2 साल में 76,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसका नतीजा हुआ ये कि गैंग्स अब कम होने लगी। गैंग लीडर्स भी अब पॉलिटिशियन से नेगोशिएट नहीं कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हटाने से गैंग्स एंड वायलेंस तो कम हुआ, लेकिन स्टेट ऑफ इमरजेंसी से नॉर्मल सिविलियंस का अब्यूज भी हुआ। एल सल्वाडोर पुलिस ने अपीयरेंस और सोशल बैकग्राउंड को देखते हुए लोगों को डिटेन किया था, लेकिन कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने बताया कि हजारों लोग जिनका गैंग से कोई कनेक्शन नहीं था, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया था। क्रिस्टोसेल एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल अमेरिका में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सिविलियंस को अब्यूज किया गया था। क्रिस्टोसेल के मुताबिक स्टेट ऑफ इमरजेंसी के दौरान 2900 से ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। साथ ही इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया गया कि जेल में फूड और ड्रिंकिंग वाटर जैसी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा 19 डिटेनीज डाइड इन द प्रिजन। और तो और कई बार ऐसा भी हुआ कि पुलिस ने अपना कोटा को फिल करने के लिए उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था ही नहीं। दोस्तों, यही वजह है कि जो एल सल्वाडोर एक समय दुनिया का सबसे डेंजरस देश था, वो आज सबसे सेफ देश बनता जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि किसी देश से क्राइम करना इतना आसान होता है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके पीछे कई सारी पॉलिसीज छिपी होती हैं, और इन्हीं पॉलिसीज के बारे में आगे जानते हैं।
एल सल्वाडोर के केस में प्रेसिडेंट नाइब बुकेले ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हटा दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब पुलिस बिना वारंट किसी भी क्रिमिनल या संदिग्ध को अरेस्ट कर सकती थी। दूसरा ये किया कि अब किसी भी क्रिमिनल का डिटेंशन टाइम जज के सामने पेश किए बिना एक्सटेंड किया जा सकता था। इसके अलावा अब पुलिस को डिटेंशन का रीजन बताने की भी जरूरत नहीं थी। प्लस दे ऑल्सो रिमूव द गारंटी ऑफ डिफेंस लॉयर। राइट्स हटने के बाद अब गवर्नमेंट सिविलियन कम्युनिकेशंस में इंटरसेप्ट कर सकती थी। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को रोड ब्लॉक्स और चेक पॉइंट सेटअप करने को कहा ताकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, और ये पॉलिसीज का रिजल्ट काफी इफेक्टिव रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हटने से पुलिस प्रीवियस क्रैकडाउन्स के मुकाबले फास्ट अरेस्ट कर पाई। गैंग मेंबर्स और उनके साथी ज्यादा दिनों तक जेल में रह पाए क्योंकि उनके डिटेंशन का टाइम बढ़ा दिया जाता था। राइट्स हटने से सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि अब बड़ी पॉपुलेशन को डिटेन कर सकते थे, जिससे असली क्रिमिनल्स जल्दी पुलिस के हाथ आते। जितने ज्यादा लोग पकड़े जाएंगे उतने ही ज्यादा क्रिमिनल्स के पकड़े जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या इंडिया में कोई नेता है जिसने नाइब बुकेले जैसा कुछ काम किया हो? एंड यू गेस्ड इट राइट, हमारी नजर में वो सीएम है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को नाइब बुकेले के साथ कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि कुछ साल पहले यूपी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बट योगी आदित्यनाथ की अग्रेसिव अप्रोच से पुलिस ने कुछ बड़े ऑपरेशंस किए और देश के बड़े बड़े गैंगस्टर्स को जेल में डाला और स्टेट की सबसे बड़ी एनकाउंटर किलिंग्स भी की। भाई योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। योगी सरकार ने यूपी में क्रिमिनल्स के द्वारा इलीगली एक्वायर की गई प्रॉपर्टीज पर या तो बुलडोजर चलवा दिए या फिर उस प्रॉपर्टी पर गरीबों के लिए घर बनवा दिए। योगी गवर्नमेंट की माफिया एम्पायर के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब तक यूपी में गैंगस्टर और माफिया के करीब 6000 करोड़ वर्थ के एसेट्स सीज कर लिए गए हैं। वहीं अब यूपी में एक्सटॉर्शन के केसेस में भी काफी कमी आई है और यही वजह है कि इंडिया की रिनाउंड कंपनीज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने आ रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि नाइब बुकेले ने एल सल्वाडोर में क्राइम खत्म करने के लिए एकदम योगी आदित्यनाथ की तरह ही काम किया है? हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, वो लाल बटन है क्लैरिटी कास्ट के साथ सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए।